हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेट वॉयेज। एंड जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे, डीएम कर रहे थे हम लोगों को इंस्टाग्राम पे कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ वेटनरी। वेटनरी काफ़ी राइजिंग फील्ड है, आगे चल के इसका स्कोप जो है हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं, सैचुरेशन नहीं आएगा। और कभी भी अपना नया करियर चुनने से पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि हम जो करियर ले रहे हैं क्या उसका स्कोप जो है वो ब्राइट है, क्या हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस करियर में। तो ये सब जानने के लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ वेटनरी। तो वेटनरी में ऐसा नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है कम है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिपेंड्स ऑन यू, योर टैलेंट, ठीक है। तो बीवीएससी करने के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन अगर आप लोग आगे जाना चाहते हैं, एमबीएससी करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, ठीक है, और आगे पीएचडी करना चाहते हैं, तो इसमें फिर क्या होता है कि आपको ल्यूक्रेटिव जॉब मिलती है जिसमें आपकी काफ़ी हैंडसम सैलरी भी होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कब तक करना चाहते हैं। बीवीएससी के बाद भी इसका काफ़ी स्कोप रहता है। तो देखिए, आप जैसे यूजी में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, सर्जरी, तो अगर सर्जरी आप करते हैं, ठीक है, यूजी में, और आपने उसको पीजी में मास्टर्स कर लिया सर्जरी पे, तो आपका स्कोप ये है कि आप सर्जन बन सकते हैं, वेटनरी सर्जन बन सकते हैं। अब आप सर्जन बन गए तो इसमें यह है कि आप इकलौते सर्जन हैं और आपको सारे तरह की सर्जरीज करनी है, बीट आई सर्जरी, ठीक है, न्यूरो सर्जरी करनी है, आपको फ्रैक्चर्स भी देखने हैं, आपको सब कुछ देखना है, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी भी करनी है। इन एवरी एस्पेक्ट यू हैव टू डू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो सर्जरी करना ये है कि एक एनिमल पे नहीं, आपको हर एनिमल पे अलग अलग तरह की सर्जरी करनी है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट में जॉब लग जाती है तो यू कैन डू द गवर्नमेंट प्रैक्टिस। आजकल ये देखा गया है कि गवर्नमेंट प्रैक्टिस करते करते भी डॉक्टर्स ने जो है वो प्राइवेट क्लिनिक्स भी खोल रखे हैं अपने, उसमें भी वो थोड़ा बहुत 2 to 3 आवर्स दे देते हैं, तो उससे काफ़ी अर्निंग भी हो जाती है। मैंने खुद देखा हुआ है कि वेटनरी सर्जन्स आर अर्निंग पर मंथ 10 to 20 lakhs, जो उनकी अच्छी लोकेलिटी में क्लिनिक्स बने हुए हैं। तो अगला जो आपका स्कोप है वो फूड सेफ्टी में है, ठीक है। फूड सेफ्टी में आप जा सकते हैं। फूड सेफ्टी में क्या होता है, जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ करें, उसके ऊपर जो टैग लगा होता है कि दिस इज़ सेफ फॉर यू, फॉर योर कंजम्पशन, ठीक है, तो वो तब होता है कि पहले टेस्टिंग की जाती है कि वो आपके लिए सेफ़ है या नहीं। कोई भी प्रोडक्ट अगर एनिमल सोर्स से आ रहा है तो उस पर पहले टेस्टिंग की जाएगी कि हम लोगों के लिए वो फिट है। लाइक एग्स आ रहे हैं, ठीक है, मीट आ रहा है, मिल्क आ रहा है, तो उस पर पहले एक वेटरनेरियन टेस्टिंग करेगा, फिर उसको अप्रूव करेगा, तब वो मार्केट में आएगा। तो इसमें भी इसका काफ़ी स्कोप रहता है। तो अगला जो हमारा स्कोप है वो दोनों ही टर्म्स में काफ़ी अच्छा है, रेपुटेशन के हिसाब से भी और सैलरी के हिसाब से भी। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कुछ वेटरनेरियंस जो हैं वो एम्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो एम्स में क्या स्कोप है, एम्स में क्या होता है कि जैसे मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, तो यहाँ पे वेटरनेरियन का क्या रोल होगा, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, लैब एनिमल्स हैं, उसके ऊपर टेस्टिंग चलती है, चाहे वैक्सीन की टेस्टिंग हो या फिर किसी बायोलॉजिकल फिनोमिना को स्टडी कर रहे हैं, तो वो सारी टेस्टिंग पहले एनिमल्स पे चलती है। एनिमल्स में भी हम पहले नॉन प्राइमेट्स पे करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम प्राइमेट्स पे करते हैं जो कि नॉन ह्यूमन होते हैं, उसके बाद ह्यूमन पे कोई भी रिसर्च की जाती है, ठीक है। तो इसमें भी स्कोप है, एम्स में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि IVRI हो गया, इसमें रिसर्च कर सकते हैं। IVRI के अलावा IISc बैंगलोर है जो कि हब है सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का और हमेशा ही नंबर 1 पे रहता है, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो एक जूनियर साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, सीनियर साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। जूनियर साइंटिस्ट की अगर सैलरी देखी जाए तो कंपैरेटिवली सीनियर से कम होती है, लेकिन इसमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, नॉलेज होल्ड भी काफ़ी अच्छा रहेगा इफ़ यूल बी अ साइंटिस्ट। तो अगला जो जॉब है, मतलब अगला जो स्कोप है वो क्या है कि IFS का है, ठीक है। IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इसमें आप एज अ ऑफिसर लग सकते हैं। काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब है, अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जितना भी काम है, ठीक है, जैसे कि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज संभाल रहे हैं, नेशनल पार्क संभाल रहे हैं, जितना भी काम है वो आप संभाल रहे हैं, सब कुछ आपके अंडर होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका काफ़ी स्कोप रहता है। तो अगला जो स्कोप है वो है आपका फार्म्स में। फार्म्स में काफ़ी सारे फार्म्स आते हैं, जैसे कि हो गया आपका डेयरी फार्म। तो डेयरी फार्म में क्या होता है कि जैसे कैटल्स वगैरह हैं, उनको मैनेज करना है, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, हाउसिंग हो गया, फीडिंग हो गया, ब्रीडिंग हो गया, तो ये सब कौन कराता है, एक वेटरनेरियन कराता है, ठीक है। कैसे वैक्सीनेट करना है उनको टाइम टू टाइम, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है और कौन कौन से तरीके लगाए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे उनकी मिल्क प्रोड्यूसिंग एफिशिएंसी बढ़ सके। MOET टेक्निक्स आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराए जा रहे हैं, तो ये सब डेयरी फार्म्स में कराए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म में भी आपको पता है बर्ड्स वगैरह का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि टर्की हो गया, गीज़ हो गया,
और आपकी हेंस हो गई, ठीक है, इन सब से एग मिल रहा है हम लोगों को, मीट हम कंज्यूम करें, तो इन सब की टेस्टिंग करानी है। तो टेस्टिंग कि मतलब सेफ़ है कि नहीं, उस एग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, तो इस सब के लिए उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। वहाँ पे भी वेटेरियंस की जॉब लग सकती है। उसके बाद रैबिट फार्म्स होते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि रिसर्च होती है, रैबिट एक लैब एनिमल भी होता है। तो जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं फार्म्स वगैरह से रैबिट्स को लेते हैं, ठीक है, वहाँ से उठा के उन पे रिसर्च की जाती है। बाकी रैबिट का मीट भी काफ़ी पॉपुलराइज होता जा रहा है, काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी लोग कंज्यूम भी करते हैं उसको। हमारी हो गई फिशरीज़, ठीक है, फिशरीज़ में क्या होता है कि फ़िशेज़ होती हैं, फ़िशेज़ को जैसे हम लोग उनसे ऑब्टेन करते हैं, उनका मीट ऑब्टेन करते हैं जो कि काफ़ी प्रोटीन रिच होता है, और ऑयल मिलता है जो कि दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ह्यूमन्स प्लस एनिमल्स दोनों के ही फूड इंग्रेडिएंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है जो मतलब ऑयल होता है, ठीक है। और आजकल काफ़ी इमर्जिंग हो रहा है कि काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहा है कि लोग अपने घर में एक्वेरियम्स रख रहे हैं, उसमें फ़िशेज़ अलग अलग टाइप की फ़िशेज़ रखी जाती हैं, तो इससे काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है ये भी। तो ये सारे फार्म्स में भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहता है। तो नेक्स्ट जो स्कोप आता है वो हमारा आता है डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स में, ठीक है। तो यहाँ इन सेंटर्स में भी वेटेरियंस होते हैं। कैसे कि कोई भी अगर डिजीज़ हुआ, ठीक है, पोल्ट्री फार्म में अगर कोई आउटब्रेक हो गया, ठीक है, कोई बीमारी फैल गई पूरे में, ठीक है, तो क्या होगा कि हमें रीज़न जानना पड़ेगा कि वो बीमारी किस वजह से फैली है, क्या पॉजिटिव एजेंट है, क्या पैथोजन था, ठीक है, कोई पेस्ट तो नहीं था, कोई ऐसा डिजीज़ तो नहीं था कि वो एनिमल से ह्यूमन में फैल जाए। तो जानना ज़रूरी है कि वो क्या एजेंट था ताकि उसको रोका जा सके। तो यही सेंटर्स जो हैं वो डिज़ीज़ को कंट्रोल कराने के लिए बताते हैं। तो मतलब जिन लोगों ने अपनी जो स्टडीज़ हैं वो माइक्रोबायोलॉजी से करी हैं, ठीक है, पैरासाइटोलॉजी से करी है, तो वो लोग इन सेंटर्स में लग सकते हैं। तो अगला जो स्कोप है वो है कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी लग सकते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो गई, रेनबैक्सी हो गया, मैनकाइंड हो गया। तो इसमें भी आप लोगों की जॉब रहती है कि कैसे जो है वो हम मेडिसिन बना सकते हैं, वेटनरी मेडिसिन कैसी बनाई जाएँ, उसमें ड्रग कॉम्पोजिशन वगैरह पूरा आप स्टडी करेंगे, कौन कौन से केमिकल्स एक ड्रग में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहता है। तो नेक्स्ट जो स्कोप है वो मतलब काफ़ी हाईली पेड भी है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप अमूल में लग जाइए, अमूल कोऑपरेटिव्स होते हैं, ठीक है, पराग हो गया, जितने भी फेमस ये कंपनीज़ वगैरह हैं, ठीक है, इसमें आप लग जाइए। इसमें क्या होता है कि जैसे अमूल ना ही सिर्फ मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है बल्कि उसके और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि चीज़ हो गया, ठीक है, बटर हो गया, ये सब भी उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो इन सब की टेस्टिंग वगैरह ये सब पूरा वेटेरियंस ही करते हैं। और इसके अलावा जो है वो ब्रीडर फार्म में भी आपकी जॉब लग सकती है। उसमें क्या होता है, ब्रीडिंग कराते हैं। जितनी भी हम लोगों को नए नए स्पीशीज़ देखने को मिल रही हैं, जो क्रॉसेस देखने को मिल रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहा है कि दो आपस में मतलब स्पीशीज़ की ब्रीडिंग करवा रहे हैं। कि म्यूल बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, डंकी और हॉर्स का जो क्रॉस करवाया गया है, ठीक है। इसके अलावा MOET टेक्निक्स हैं, मल्टीपल ओवुलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह इन मतलब फार्म्स वगैरह में या फिर इस ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंडर कराया जाता है। तो अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी यूनिक स्कोप है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कभी भी बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो अब बाहर से अगर कोई एनिमल आता है, ठीक है, लैब एनिमल्स हो गए या कोई ऐसी स्पीशी मंगवा रहे हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो पहले क्या किया जाता है, उसको क्वारंटीन कराया जाता है ताकि कोई भी अगर उसको बीमारी हो तो वो स्प्रेड ना हो, हमारी स्पीशीज़ के अंदर स्प्रेड ना हो जाए, इसलिए उसको पहले क्वारंटीन कराया जाएगा एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर्स भी होते हैं, क्वारंटाइन यूनिट्स होती हैं एयरपोर्ट्स पे, तो वहाँ पर भी वेटरनेरियन की काफ़ी अच्छी जॉब होती है। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि ब्रीडिंग कराई जाती है, ठीक है, ब्रीडिंग में भी रोल है। तो ब्रीडिंग कराने के लिए हम लोगों को सीमेन की भी ज़रूरत है, ठीक है, गैमीट्स की ज़रूरत है। तो होता क्या है कि स्पर्म बैंक्स होते हैं, ठीक है, सीमेन कलेक्टिंग सेंटर्स होते हैं, यहाँ पर भी वेटरनेरियंस का काफ़ी रोल है। वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं अलग अलग स्पीशीज़ के सीमेन को, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े कोई नई ब्रीड बनाने की तो उसको भी वर्क में लाया जा सके। तो हम अब आगे डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रहती है वो रहती है RVC एंड BSF में। RVC दैट मीन्स रिमाउंड वेटनरी कॉर्प्स एंड BSF मीन्स बॉर्डर लाइन सिक्योरिटी फोर्स। तो इसमें क्या होता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक हॉर्सेज हुए, डंकीज, म्यूल्स एंड कैमल्स, डॉग्स, इन सब की ट्रेनिंग कराई जाती है। इन सबको बॉर्डर लाइन पे या फोर्सेज जो होती हैं वहाँ पे हमारे जो आर्मी के लोग होते हैं वहाँ पे वेटनेरियंस अपॉइंट किए जाते हैं, इसलिए ताकि वो उन डॉग्स की, उन कैमल वगैरह की जो भी एनिमल्स हैं वहाँ उनकी देखरेख कर सकें, उनको मैनेज कर सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है वो है एनिमल न्यूट्रिशन की। जो एनिमल न्यूट्रिशन में आगे चल के काम करते हैं उनको
इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है कि जब भी कोई भी पेट एनिमल होते हैं आजकल फैमिलीज़ में, जो बहुत कॉमन है, पेट लाइक डॉग एंड कैट जो भी हैं ये, और लार्ज एनिमल जो फार्म पे प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए हमें डाइट प्रिपेयर करनी होती है। तो उसमें कितना प्रोटीन कंटेंट, फाइबर कंटेंट, ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारा डाइट फॉर्मुलेशन जो है ये न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का होता है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी जॉब्स हमें मिल सकती हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी एडवेंचरस भी है और उसकी रेस्पेक्ट भी काफ़ी होती है। जो हमारे जू एनिमल्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए जूज हैं, जो नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बर्ड सेंचुरीज़ हैं, वहाँ पे भी बहुत एक्सपर्ट्स जो होते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जो होते हैं, उन्होंने अपनी मास्टर्स वाइल्ड लाइफ में की हुई होती है, तो उनको अपॉइंट किया जाता है और ये काफ़ी अच्छे पैकेजेस पे यहाँ पे हमारे वेटनेरियंस को जॉब मिलती है। इसके अलावा एक अगर हम डिटेल में जाएँ तो एक और चीज़ है, जैसे कि हम जानते हैं जो भी सर्जिकल या हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे हमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेंथ वाइज, वेट वाइज, ये बहुत प्रिसाइज चीज़ें होती हैं जो कि इनको भी कंट्रोल करने का, इनका जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उन इंडस्ट्रीज़ में भी एक वेटनेरियन बैठता है। तो वहाँ पे भी एक जॉब के रूप में हमारे सामने एक ऑप्शन खुलता है, जबकि हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे हम जॉब ले सकते हैं। फिर कुछ NGOs होते हैं जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल पीटा, तो इनके साथ हम जुड़ सकते हैं और इनके साथ आगे काम कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको पे स्केल अच्छा मिलता है, ये भी एक ऑप्शन है जॉब के तौर पे। फिर हमारे सामने आता है एक बहुत ही हाईली पेड ऑप्शन जो कि है इक्वाइन टर्फ क्लब्स। जो हमारे हॉर्स रेसेस हम देखते हैं, कभी काफ़ी मूवीज़ में देखा है हमने कि कुछ हॉर्सेस होते हैं जो कि बहुत महंगी ब्रीड्स होती हैं और वो रेस कोर्स में दौड़ते हैं जब, तो वो काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके लिए एक पर्सनल वेटनेरियन को अपॉइंट करते हैं, उनके जो भी ओनर होते हैं उन हॉर्सेस के, तो वो उनकी मैनेजमेंट, उनकी फीडिंग प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों का कंट्रोल जो होता है वो उन्हें संभालना होता है, जो कि वेटनेरियंस उस पर्टिकुलर हॉर्स के लिए अपॉइंट करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ हाईली पेड ऑप्शन। तो एक ऑप्शन रहता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिसमें कि हम ज्वाइन कर सकते हैं जबकि क्लिनिकल ट्रायल्स कराए जाते हैं जब भी किसी भी एनिमल के ऊपर, ठीक है। तो कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अगर तैयार किया जा रहा है, कोई प्रोटीन है जो कि ह्यूमन वेलफेयर में आगे चल के यूज़ होना है या किसी फीड एडिटिव के तौर पे वो यूज़ होना है, तो उसका क्लिनिकल ट्रायल होगा पहले एनिमल्स के ऊपर। तो वहाँ पे हमारे कई सारे जो वेटनेरियंस हैं जो आगे चल के साइंटिस्ट बनते हैं, उनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है और ये बहुत ही अच्छा रेस्पेक्टफुल जॉब होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि हम आगे चल के अगर एकेडमिक्स को परस्यू करते हैं, तो हम जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट होती है उसके बाद हम ज्वाइन कर सकते हैं कहीं पे एज अ प्रोफेसर, जो कि बहुत बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आते हैं जैसे कि IVRI, NDRI और IISc बेंगलोर, IIT, इवन IITs जो होती हैं वहाँ पे बायो इंजीनियरिंग का जो ब्रांच होता है वहाँ पे कुछ ऐसे इन्वॉल्वमेंट होते हैं जहाँ पे वेटनेरियंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बायो इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स स्टडीज़ रिलेटेड टू एनिमल्स ऑल्सो। फिर एक चीज़ है, आप लोगों ने सुना होगा, पेट शोज़ कराए जाते हैं जहाँ पे जो भी ओनर्स होते हैं, पेट ओनर्स, वो अपने अपने पेट्स को लेके जाते हैं। एक एग्जीबिशन आप कह सकते हैं, एक शो टाइप का होता है, वहाँ पे जजेस होते हैं, वो भी वेटनेरियंस ही होते हैं। और जो पेट शो होता है उसमें मैनेजमेंट का जो भी काम होता है उसमें वेटनेरियंस को ही अपॉइंट किया जाता है कि ऑन द शो टाइम अगर कोई डिजीज़ अकर हो जाती है किसी एनिमल को या कोई अनईजीनेस आती है, तो वहाँ पे देख रेख के लिए उसके लिए भी वेटनेरियंस अपॉइंट होते हैं। फिर हमारे पास में एक अच्छा ऑप्शन आता है एनिमल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, जहाँ पे इन रिहैब्स में क्या होता है कि अगर किसी का पेट जो है वो बहुत टाइम से किसी मेडिसिन के चलते उसके कोर्स के दौरान अगर वो डिप्रेशन में चला जाता है या उसकी एक्टिविटी डिसबैलेंस होती है, कुछ इस टाइप का अगर उसका बिहेवियर चेंज आता है, तो उसको रिहैब में हम करवाते हैं। जो पेट ओनर्स होते हैं उनको रिहैब लेके जाते हैं, तो वहाँ पे भी वेटनेरियंस ही इन्वॉल्व होते हैं उसके साइकोलॉजी स्टडी करने के लिए और उनको हील करने के लिए। इस चीज़ का फॉरेन में बहुत ज़्यादा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बट या वन थिंग मोर, वेटनरी फोरेंसिक्स ये एक बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग और आने वाले टाइम में काफ़ी सक्सेसफुल एक वो होने वाला है करियर के तौर पे। इसमें भी हमें अच्छा खासा ऑप्शन मिलता है। वेटनरी फोरेंसिक्स में हम देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोक्यूशन के केसेस होते हैं, एनिमल रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, इवन सम ऑफ द एनिमल्स हैव बीन सीन कमिटिंग द सुसाइड्स। सो ये इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो वेटनरी फोरेंसिक्स में ही डील करने को मिलती हैं। फिर एक बहुत ही अमेजिंग सा एक फील्ड है जहाँ पे कि आप मतलब काफ़ी सारे जो ट्रेडिशनल हम लोग लेके चलते हैं वेटनरी को उसमें इमेजिन नहीं कर पाते, लेकिन इसरो जो कि एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया की तरफ से, उनमें भी एक वेटनेरियन की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वी नो कि जब भी कोई स्पेस प्रोग्राम कैरी आउट कराया जाता है तो उसमें जो ह्यूमन जाएगा या कभी टेस्टिंग के लिए स्पेस में हम एनिमल्स को भी लेकर के जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है लाइका द डॉग,
ठीक है, तो उनको देखने के लिए भी वहाँ पे वेटनेरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत जो हाईली क्वालिफाइड जो वेटनेरियंस होते हैं उनको वहाँ पे भी चांस दिया जाता है। तो द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज़, हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स ना केवल हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड पे रहते हैं, और बर्ड्स होती हैं जो एरियल होती हैं, जबकि कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमारे ओशियंस में रिसाइड करते हैं, यानी सी लाइफ। तो जो सी या मैराइन लाइफ जिसको हम जानते हैं, तो वहाँ पे जो सी एनिमल्स होते हैं उनको वहाँ की लाइफ को डिस्कवर करने के लिए, उसको और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने के लिए, और वहाँ से एसोसिएटेड जो भी मीन्स वेटनरी स्टडीज़ की जा सकती हैं उनको स्टडी करने के लिए भी जो हमारे वेटनेरियंस होते हैं उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है इन द नेवीज़। नेशनल नेवीज़ जो होती हैं वहाँ पे वो जाती हैं ओशियन के प्रोग्राम्स में टू डिस्कवर द सी लाइफ। सो यहाँ पे हमें BVSC के बाद ना केवल सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम अगर कोर में ही कंटिन्यू करते हैं लाइक MVSC एंड PhD, तभी हमारे पास ऑप्शंस खुलते हैं। अगर किसी ने अपना BVSC कंप्लीट किया उसके बाद उसके पास ऑप्शन है कि वो अपना MBA कर सकते हैं। MBA करने के बाद वो मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं और अपना मार्केट वर्क कर सकते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और काफ़ी ऑप्शंस वहाँ पे भी रहते हैं। ऑल द स्कोप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये भी जो जितने भी हमने अभी डिस्कस किए सारे अपॉर्चुनिटीज़, इसमें बहुत सारे हद तक कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ ऐसे स्कोप्स हैं जो हम एक सिंगल वीडियो में डिस्कवर नहीं कर सकते। जितने भी UG में हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उन सब में एक माइनर ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, उनमें भी स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक हम अपने अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर आपने थोड़ी पोटेंशियल है, आपने अच्छे से अपने इस डिग्री कोर्स को कंप्लीट किया है, तो एक प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद आप मतलब बहुत ही ऐसी रेयर चांसेस होते हैं जिसमें हमने देखा है कि कोई भी वेटनेरियन जो है वो जॉबलेस है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके भी इसमें बहुत बड़ा अमाउंट अर्न कर सकते हैं और काफ़ी अपने आप की लाइफ को एक अच्छा बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हो, आपको लगा हो कि जो भी आप लोगों की क्वेरीज थी उनको कुछ सेटिस्फैक्टरली आंसर दे पाए हम लोग, यू कैन स्प्रेड द वीडियो, यू कैन शेयर इट, ताकि और भी दूसरे लोगों को हेल्प मिल सके इससे जानने के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब। एंड उन लोगों को जिन लोगों को अभी आगे वेटनरी की काउंसलिंग अटेंड करनी है, तो काउंसलिंग रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं हम लोग अपने चैनल पे अभी डालेंगे, तो मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।